सपने हैं लहरें, मंजिलें हैं दूर, युवा तुम कुड़िया, हाथ तेरा मिल। ठीक है। वीडियो ऑफ कर सकते हैं पूजा आप। जैसे कोई भी सवाल जब आप लिखते हैं, ठीक है, तो बहुत के साथ समस्या होता है कि नहीं उसको लिखे कैसे। तो सबसे जो शुरुआती प्रोसेस होता है ना, वो होता है उसका ड्राफ्टिंग। ड्राफ्ट किया जाता है। चलिए पहले बताइए कि क्या क्या समस्या आ रहा है लिखने में। हम्म जैसे ये सिविलाइजेशन में अगर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द सिविलाइजेशन लिखने बोलेगा तो उसमें भी इंट्रो देना पड़ेगा। मतलब इंट्रो तो देना पड़ेगा, फिर उसके बाद में डेफिनेशन में इंडस वैली का क्या लिखेंगे? किसमें? अगर अच्छा, इंडस वैली में। सपोजिटली अच्छा, हाँ, इंडस इंडस वैली वैली में का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अगर पूछा तो डेफिनेशन कुछ नहीं, उसका एक इंट्रो देना है कि भाई ये सभ्यता जो है आपका इस ड्यूरेशन में पैदा हुआ था और ये भारत की पहली सभ्यता है, ठीक है, और इसके जो है विशेषताएं ये प्रमुख है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। मतलब हमको बस हार्डली उसका अगर एक 40 मार्क्स का पूछा तो उस क्वेश्चन पे निर्भर करेगा ना, क्वेश्चंस क्या हाँ, अगर पूछा है। 40 मार्क्स का है तो फिर ज्यादा लिखना पड़ेगा। हाँ, तो फिर उसको हम अलग अलग सेक्टर्स में बांटेंगे ना, उसका फीचर्स को अलग अलग सेक्टर्स में बांटेंगे, साथ में उसका हम एग्जाम्पल भी देंगे, इनपुट देंगे उसमें। जैसे उसकी धार्मिक विशेषताएं अलग हो जाती हैं, उसके क्या बोलते हैं शिल्प विशेषताएं अलग हो जाती हैं, व्यापार वाली विशेषताएं अलग है, उसका नगर नियोजन है, उसके आपके जो शहरीकरण की संरचना है वो अलग है, ठीक है, उसका शासन व्यवस्था है। तो ये अलग हो जाएगा, कैटेगराइजेशन हो जाएगा अलग अलग उसका, उनका व्यापार हो जाएगा जो इंटरनेशनल नेशनल दोनों स्तर पे था। तो ये सब चीजें हो जाएंगी उसमें, खेती का स्तर क्या था, फिर उसके बाद में सिंचाई व्यवस्थाएं क्या थी। तो मतलब जिस तरह का क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग जो है हमको उसको डिस्क्राइब करना है, इस पे निर्भर करेगा उसका। लेकिन जो शुरुआती चीज है सबसे पहले, प्रतिभा ज्वाइन है? नहीं है, ओके। जैसे शुरुआती जो आप इंट्रो लिखते हैं, ठीक है, जैसे हम पूछते हैं, मान लीजिए अम्लीय वर्षा, इस तरह के जो तात्कालिक टॉपिक्स हैं, चाहे क्या बोलते हैं कोई ग्लोबल वार्मिंग हो गया, इस तरह की चीजें, तो वहां उसके समस्या के साथ उसको शुरुआत कीजिए। बहुत कोई क्या कहता है इंट्रो से शुरुआत करते हैं, या फिर कोई कोट, जैसे पॉलिटी है तो कोट से स्टार्ट कीजिए, कोट थोड़ा रट्टा मारिए उसको, ठीक है, उसको लेकर स्टार्ट कीजिए। कोई टारगेट अगर रखा गया है, जैसे COP 21 में ये टारगेट है, तो उसके हिसाब से उसको स्टार्ट कीजिए। इकोनॉमिक्स है तो उसमें कोई क्या बोलते हैं अचीवमेंट्स या टारगेट है, तो उसके साथ में स्टार्ट कीजिए उसको। बहुत कोई डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं इंट्रो, इंट्रो वैसे नहीं करना है। डेफिनेशन आप उसका इंट्रो तो बाद में नीचे अलग से लिखना ही लिखना है, तो उसको हम इंट्रो में क्यों शुरुआत करें क्वेश्चंस का, तो वो नहीं करना है उसका। तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। भले यहाँ पर ये इंट्रो मतलब कि, और ये इंट्रोडक्शन जो है ना इंडस वैली का है, ठीक है, ये जो है आपका इंडस वैली का है। क्वेश्चन का इंट्रो जो आंसर में दीजिएगा वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस होना चाहिए, ना कि जो है आपका टॉपिक के अगेंस्ट में आप इंट्रो दीजिए। आपका क्वेश्चंस का जो डिमांड है ना, आगे आप क्या लिखने वाले हैं उसके हिसाब से उसको स्टार्ट कीजिए।
जहां तक हो सके, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इन सब में हो सके तो कोट याद कीजिए। कोट आपका बहुत इफेक्टिव होगा, ठीक है। कहीं भी कोई भी कोट को रट्टा मार लीजिए। इस सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान देना। इंट्रो बहुत इंपॉर्टेंट है और कंक्लूजन उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दो चीजें। दूसरा, जैसे हम लोग ये जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन पूछा, ठीक है, इन्फ्लुएंस लेटर इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, मतलब बाद की सभ्यता, भारतीय सभ्यता में इसका क्या प्रभाव पड़ा, हमको ये बताना है। कल्चर एंड सिविलाइजेशन दो चीजें हैं, कल्चर एंड सिविलाइजेशन। अब इसमें कल्चर एंड सिविलाइजेशन के अंतर्गत क्या क्या आता है ये आपको देखना होगा। सिविलाइजेशन में क्या आता है, जैसे सिविलाइजेशन, तो सिविलाइजेशन का डेफिनेशन आप देख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। कल्चर क्या है, तो कल्चर का एक डेफिनेशन आप लिख दें, हाँ इसके अंतर्गत ये कंपोनेंट आते हैं, तो क्या हो जाएगा ना, उसको रिलेट करना आसान हो जाएगा इंडस वैली से। बहुत आसानी से आप रिलेट कर पाइएगा कि हाँ कल्चर में ये पॉइंट्स हैं, तो हमको ये पॉइंट्स सिंधु सभ्यता से उठाने हैं। सिविलाइजेशन की बात अगर है, तो सिविलाइजेशन में क्या क्या आता है उसके अंतर्गत उठाना है। जैसे अगर आप 6 का एनसीईआरटी देखिएगा, 6 का एनसीईआरटी जो न्यू आया है, उसमें सिविलाइजेशन में क्या क्या आता है वो पॉइंट्स दर्ज हैं, उसमें 6-7 पॉइंट्स हैं। उसके मतलब अकॉर्डिंग जो है आप उसको डिस्क्राइब कीजिए, तो उससे रिलेट करना इजी हो जाता है, बेसिक चीजें। और ऐसे तो हम कुछ भी मतलब लिखते जाएं वो अलग चीज है उसमें, उसको लेकर। जैसे एक मिनट में आपको दिखाता हूं, वेट। अभी हिंदी में नहीं था, लेकिन अब हिंदी में भी दे दिया है। कौन सा चैप्टर था, अच्छा देख लेते हैं। सपने हैं लहरें, लेकिन ये खुलेगा कैसे? एक मिनट लाइन पे ही रहिए तो। ओपन नहीं हो रहा, ठीक है, हम लोग ऐसे, मैं बताता हूँ आपको। एक मिनट। अब इसका हिंदी दे दिया है, कन्नड़ दे दिया है, बहुत सारा लैंग्वेज में दे दिया है, पहले सिर्फ इंग्लिश में था। बिफोर चैप्टर 3, ज्योग्राफी है।
इसमें भी चेंजेस कर दिया है क्या? उसको भी जो है बदल दिया है लग रहा है। ठीक है, मिल गया। वेट, मिनट आ गया। जैसे देखिए, सिविलाइजेशन क्या है, पहले हमको ये समझना होगा, फिर उसको कंपैरिजन करेंगे। ऐसे तो नॉर्मली सबको ही लिख ही लेंगे, उसमें कोई मतलब बड़ी बात नहीं है उसको लेकर, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कल्चर एंड सिविलाइजेशन का अर्थ क्या है। देखिए, आपको दिया है ना, सिविलाइजेशन सभ्यता क्या है ना। अब इससे हमको पता चलता है कि हमको क्या क्या उठाना है सिंधु सभ्यता से। जैसे शासन और प्रशासन का क्या रूप है, क्या वो वर्तमान में अभी भी उसी तरह से चल रहा है? ठीक है, ये पहले नंबर देखना है। तो उस समय वणिक व्यवस्था और कई तरह के जो है आइडियाज लगाए जाते हैं। लोकतांत्रिक स्वरूप था कि नहीं था, कहना बड़ा मुश्किल है। तो प्रशासन की उस व्यवस्था को आज के समय में हम लोग नहीं देख सकते हैं। नगरीकरण, नगरीकरण बिल्कुल एकदम, नगर योजना, नगर विकास की जो उस समय की व्यवस्थाएं थी, ठीक है, वो आज यूज होती हैं, या फिर पाटलिपुत्र इन सब के निर्माण में भी देखा जाता है उसको। तो इसको हम लोग ले सकते हैं। शिल्प, शिल्प में बहुत सारी चीजें हैं। इसके उसका एक बहुत मेजर एग्जाम्पल दिया जाता है, जो लुप्त मोम कला है, ढोकरा कला, उसका एग्जाम्पल माना जाता है कि ये ढोकरा कला जो है उसी लुप्त मोम कला का सहभागी है। ठीक है, इसके अलावा भी कई उस समय के जो, जैसे बैलगाड़ी बनता था, वही प्रतिरूप आज भी यूज होता था। मतलब आजादी के पहले तक जो बैलगाड़ी के पुराने रूप है वो लगभग लगभग वही है। नाव, ये सब चीजें जो देखने को मिली है, या फिर आपका क्या बोलते हैं ये, और भी शिल्प को लेकर जो भी एग्जाम्पल मिले हैं उस समय, ठीक है, बहुत ज्यादा तो शिल्प में विविधता नहीं थी उस समय, लेकिन उसके जो प्रतिरूप है, वो प्रतिरूप के डिजाइन आज भी देखने को मिलते हैं। मतलब कई सभ्यताओं में वो लगातार निरंतर बना रहा। व्यापार, व्यापार भी रहा है, ठीक है, चाहे वो आपका मेसोपोटामिया के साथ हमारा व्यापार होता रहा है बाद में। और बाद में भी हम लोग अगर देखते हैं, जैसे मौर्य सभ्यता का, तो मौर्य सभ्यता का भी संपर्क जो है आपके ग्रीक पश्चिमी भाग से रहा है। तो उसके परिप्रेक्ष्य में भी इसको देखा जा सकता है। लेखन का रूप, लेखन का रूप भी उस समय था, लेकिन वो लेखन का रूप खो गया, तो उसकी तुलना हम नहीं कर सकते हैं। जीवन और विश्व के बारे में सांस्कृतिक विचार, तो सांस्कृतिक, अब ये चीजें जो है ना, सांस्कृतिक विचार आपका धार्मिक के साथ आ जाएगा। जैसे योग, या फिर पशुपति की जो मूर्तियां मिली हैं, या मातृ पूजा का जो उसमें एग्जाम्पल मिला है, ठीक है, ये सब उसके थॉट्स थे जो आज के समय में भी जारी रहे। तो उसको कंपैरिजन कर सकते हैं आप। कृषि उत्पादकता, जैसे आपका गेहूं, ठीक है, जो यो का उल्लेख आपका वैदिक संस्कृति में भी है। तो इन सबको हम लोग दिखा सकते हैं। तो ये सिविलाइजेशन के जो है ना पार्ट्स हैं, इसके आधार पर आप कंपैरिजन कीजिएगा। कल्चर, उसी तरह से कल्चर क्या होता है, कल्चर के कंपोनेंट क्या है, उस पर कंपैरिजन कर लेंगे हम लोग। अगर आप इस तरह से करते हैं तो क्या सबसे बड़ा चीज क्या है कि आसान है लिखना फिर, क्योंकि हर पॉइंट्स में आप अगर कुछ कुछ एग्जाम्पल देते जाते हैं और लिखते जाइएगा, तो आपका आंसर बड़ा हो जाएगा। अब ये तो सिर्फ सिविलाइजेशन को लेकर हो गया, संस्कृति में क्या क्या पॉइंट बिंदु आएंगे, ठीक है, उसके हिसाब से फिर उसको देखना होगा। तो इस तरह से कैटेगराइजेशन जब आप करते हैं तो लिखना इजी हो जाता है मेंस के सवाल को। और ऐसे अगर आप उसको मतलब
किसी भी तरह से अगर दौड़ने लगते हैं तो दिक्कत होगा उसमें लिखने में। तो जैसे इसमें एक इंट्रो, इंडस वैली सिविलाइजेशन का इतना बड़ा इंट्रो देने की कोई जरूरत नहीं है। महत्वपूर्ण उसका टाइम पीरियड 1 मिनट लाइन में रहिए। ठीक है, तो इतना बड़ा आपको लिखने का जरूरत नहीं है उस पर। आप एकदम शॉर्ट में दे सकते हैं, 2 लाइन आप जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंपॉर्टेंस दीजिए, उसके बाद में प्रमुख उसका क्षेत्र विस्तार दे दीजिए। ठीक है, जो जो उसके चारों साइड में रहे हैं, प्रमुख नगर दे दीजिए। ठीक है, टाइम पीरियड लिख दीजिए इसमें, उसकी विशेषता में दे दीजिए क्या क्या उसके रहे हैं, बस इतना। तो पॉइंट टू पॉइंट जो है ना आपका ये तैयार हो जाएगा उसका इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंट्रोडक्शन। इतना लंबा चौड़ा बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य जो है क्वेश्चन का इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो विशेषताएं हैं उसका बाद के सभ्यताओं के साथ में जो है तुलनात्मक अध्ययन है, मतलब बाद में क्या जारी रहा इसको मेन देखना है। ठीक है, उसके बाद लेटर जो सिविलाइजेशन है तो उसमें जैसे वैदिक काल हो गया, चाहे तो फिर उसमें आप मौर्य काल, गुप्त काल, ठीक है, जो भी आपको दिखता है, या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी उसको देख सकते हैं। तो वो सब चीजों को लिख देना है, उसका छोटा छोटा इंट्रोडक्शन। मतलब मौर्य साम्राज्य, तो मौर्य साम्राज्य जो है इतना से इतना ईस्वी तक रहा, उसके प्रमुख शासक दे सकते हैं, बस उतना ज्यादा कुछ नहीं उससे। अब उसके बाद मैंने इन्फ्लुएंस क्या क्या चीज का रहा है, अब यहाँ आपको सिविलाइजेशन बेस पे और कल्चर बेस पे जो है उसका इन्फ्लुएंस को दिखाना है। ठीक है, तो पहले जैसे आप इसको सभ्यता के आधार पर, तो सभ्यता के आधार पर निम्न बिंदुओं में उसका तुलनात्मक अध्ययन, मतलब कि उसके प्रभाव देखे जा सकते हैं, नगरीकरण में देखा जा सकता है इसमें, तो पॉइंट्स बना दिया। अब उसके बाद में उसको डिस्क्राइब करते जाइए एक एक। नगरीकरण, नगरीकरण में कहाँ कहाँ देखते हैं आप उसको। ठीक है, उसके बाद में मान लीजिए आपका माप तौल में है, तो माप तौल में क्या देखते हैं, 16 का जो मल्टीपल मैंने वो लोग का होता था कैलकुलेशन, वो लगातार चले हैं। तो इस तरह की चीजों को, शिल्प में अगर है तो शिल्प में क्या आप देख रहे हैं, धार्मिक विचार में है तो धार्मिक, आप चाहे तो इसको सभ्यता और संस्कृति एक साथ कर सकते हैं। और उसके बिंदुओं को देना होगा पहले यहाँ पर कि आखिर किन पॉइंट्स पे आप उसको जो है डिस्क्राइब करने वाले हैं, और उसके बाद जो है एक एक करके डिस्क्राइब करते जाइए। ठीक है, और जब ये एग्जाम्पल के साथ पूरा हो जाएगा, आप चाहे तो इस तरह का टेबल बना सकते हैं, शुरुआत में ही बना सकते हैं इस टेबल को, नीचे डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक कंक्लूजन। कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव वे में होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखें, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आप बता सकते हैं कि भाई जो सिंधु सभ्यता का जो आधार रहा है, जो उसकी विशेषताएं रही हैं, वो भारतीय समाज को बाद के समय में गढ़ने में काफी सहायक रही हैं, आज भी उसके निशान देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है पॉजिटिव जो है आपका उसका क्या बोलते हैं कंक्लूजन देना है आपको। तो कोई भी सवाल जब आप बनाते हैं पहले दिमाग में उसका ड्राफ्ट तैयार करना है कि उसमें क्या क्या हमको इंक्लूड करना है। जैसे इसमें हम लोग देखें, हमको एक इंट्रो देना है, इंट्रो मतलब क्वेश्चन का इंट्रो। ठीक है, क्वेश्चन जो पूछ रहा है तो उसका पर हम जो लिखने वाले हैं आगे उसका एक इंट्रो रहेगा, और इंट्रो मजबूत होना चाहिए। कई लोग डेफिनेशन से इसको यूज कर रहे हैं, डेफिनेशन से नहीं, अब इतिहासकारों के जो कोट है वहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं इसको लेकर। ठीक है, उसके बाद में फिर आपका यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है इंट्रो दे दीजिए। उसके बाद जो भी लेटर सभ्यताएं हैं उनका दे दीजिए, बाद की जो सभ्यताएं उनका एग्जाम्पल दे दीजिए। उसके बाद में मेन सवाल पे आते हैं हम लोग कि आखिर किन बिंदुओं पे इसको करना है। तो ठीक है, सभ्यता एवं संस्कृति में प्रभाव,
तो सभ्यता और संस्कृति के निम्न बिंदुओं पर जो है इसके प्रभाव पड़े हैं। कौन कौन बिंदु पे पड़े हैं? जो भी 4-5 आपको आता है उसको बनाइए, टेबल बना दीजिए जैसे इसमें बनाया हुआ है, उसको दिखा दीजिए। उसके बाद मतलब शॉर्ट में दिखा दीजिए, उसको लॉन्ग में दिखाने की जरूरत नहीं, शॉर्ट में दिखा दीजिए। उसके बाद में एक एक करके आप चाहें तो उसका एग्जाम्पल के साथ में डिस्क्राइब करते चले जाइए। लास्ट में उसका एक कंक्लूजन दे दीजिए। इतना ही काम तो करना है। तो ड्राफ्टिंग इंपॉर्टेंट है। ड्राफ्टिंग अगर आप कर लिए तो आपका आंसर तैयार हो गया, क्योंकि जैसे आप उसको डिवाइड करते हैं पार्ट्स बाय पार्ट्स, फिर क्या होगा, जो भी नॉलेज आपके पास में थोड़ा थोड़ा हर एक में इनपुट आप डालते जाते हैं तो आंसर रेडी हो जाता है। सिंपल सा तरीका है, ठीक है। और कंक्लूजन और इंट्रो ये मजबूत होना चाहिए। आप चाहे जैसे एनसीईआरटी पढ़ते हैं वहां से लाइन बाय लाइन उठा सकते हैं, चेपना जिसको कहते हैं आप चेपिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आपको लगता है कि नहीं ये पैरा मेरा कंक्लूजन के लिए काम आएगा, यूज कीजिए उसको। कई मतलब उसमें कई चीजें काफी अच्छी हैं, उसका यूज कर सकते हैं बिल्कुल भी, और वो काफी असरदार भी रहेगा, ठीक है। और कोई सवाल है तो बताइए। अब इसमें फ्लो चार्ट मैप वो अकॉर्डिंग टू आंसर तैयार होंगे, और उसमें भी ये निर्भर करता है कि आप कितना उसमें जो है पकड़ रख रहे हैं उसको लेकर है। और कोई सवाल है तो बताइए अब इसमें। जैसे देखिए पूछिए सुभाष। सर ये हम बोल रहे थे ना कि जैसे सिंधु सभ्यता में कई एक राइटर का सर पढ़ते हैं तो अलग अलग थोड़ा सा लगता है। बिल्कुल है, उसमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखिए आप सिंधु सभ्यता जैसे भारत की सबसे पहली सभ्यता मानी जाती है, तो उसपे कई रिसर्चर ने कई तरह के काम किए हैं, उसका कोई लिखित स्रोत नहीं मिला है। तो जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर आज के विद्वान या जो मतलब जब खोज हुआ उसके बाद में विद्वान लोग उसमें एक अनुमान के आधार पर जो है उसको अनुमान लगाते लिखते हैं उसके बारे में कि हाँ ये ऐसा दिखता है, तो बात की सभ्यता और संस्कृति के साथ में वो ऐसा रहा होगा। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, लंबे समय तक सिंधु सभ्यता के पतन को लेकर जो है असमंजस रहा है, लेकिन बाद के समय में अब पता चला कि वहां पर जो है सूखा एक मेजर कारण जलवायु परिवर्तन रहा है। एक एक एग्जांपल और जान लीजिए, जैसे भगवान महावीर का 19वीं शताब्दी में काफी लंबे समय तक कई इतिहासकारों का मानना था कि महावीर का जन्म या तो झरिया, कुछ लोग पारसनाथ के पास, ठीक है, ये माना जाता था। बाद में जब रिसर्च में खोज हुआ तो उसके बाद में जो है आपका पता चला कि नहीं महावीर का जन्म यहाँ हुआ था। बुद्ध का जन्म के बारे में भी जो लुम्बिनी वाला है वो भी एक रिसर्चर को मतलब कुछ और कारणों से मिला था। उससे पहले वो जंगल में पूरा छुपा हुआ जगह था, वहां पर जो अवशेष था उसका वो भी काफी छुपा हुआ था, लोगों को जानकारी नहीं थी। तो हमेशा हिस्ट्री जो है ना नए तरीके से सामने आता है, उसको कई अलग अलग लोग जो है इतिहासकार अपने अपने तरीके से उसको विश्लेषित करके प्रस्तुत करते हैं। तो उसमें कोई मतलब कि इफ बट किंतु परंतु नहीं है, उसके अलग अलग विचार होंगे, उसको अलग अलग विचारों को आप कोट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप झायन श्रीमाली ही पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको अलग तरीके से दिखेगा, ठीक है। रोमिला थापर को पढ़िएगा तो उसमें आपको अलग दिखेगा। तो एनसीईआरटी में कोट अगर रहेंगे तो वो सबके कोट रहते हैं। इग्नू की किताबों में देखिएगा तो उसमें, क्योंकि जैसे आप ही अब चूज कीजिएगा तो आप अपने सोच के हिसाब से चीजों को चूज करते हैं उसमें। तो वो निर्भर करता है कि किस विचारधारा के साथ में या किस परिप्रेक्ष्य में
या किस नजरिए से हम देख रहे हैं, या किस चीज को इम्पोर्टेंस हम ज्यादा दे रहे हैं। जैसे उस समय आपके जो है कालीबंगा में जो अग्निकुंड मिले हैं, हम लोग उसको यज्ञ के साथ जोड़ते हैं, लेकिन हो सकता है उसका कुछ और यूज रहा हो उस समय। संभावनाएं जब तक कोई लिखित शोर मतलब कि नहीं पता चलेगा तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। हाँ, लेकिन जो इतिहासकार अनुमान लगाते हैं उसी के आधार पर लिखा जाता है। इसलिए अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग कोट है, तो उसको नजरअंदाज नहीं करना है। हम ये नहीं कह सकते कि ये सही था कि वो गलत था। हाँ, उन्होंने अपने हिसाब से जो है लिखा है चीजों को। जैसे अभी भी जो सिंधु सभ्यता की भाषा है उसको लेकर कई तरह के विवाद है। कई अलग अलग राइटर जो है उसको कई अलग अलग विद्वान या फिर जो है कई बार राजनीतिक विशेषज्ञ भी जो है उसको किसी किसी भाषा से जोड़ते हैं। कोई तमिल से जोड़ता है, कोई उसको गोंडी से जोड़ रहे हैं, ठीक है, कोई संस्कृत के साथ जोड़ते हैं, कोई उसको जो आपके उस समय अफगानिस्तान के पास पाकिस्तान में एक भाषा है द्रविड़ी, उसके साथ जोड़ते हैं, ठीक है, द्रविड़ भाषा के साथ भी जोड़ा जाता है। कई लोग इसको ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा के साथ भी जोड़ा जाता है। तो कई अलग अलग परिप्रेक्ष्य उसके होते हैं, लेकिन जब तक वो पढ़ा नहीं जाएगा, पता नहीं चलेगा, तब तक कुछ भी फाइनल नहीं करा जा सकता है। तो हम कोट कर सकते हैं उनको कि भाई फलाना जो राइटर है उसको ये कहे हैं, इस तरह से। तो सर इसके लिए दो चार राइटर का क्या पढ़ना उचित होगा सर, कि एक ही राइटर का पढ़ के फिर ऐसा ही लिख दे? जैसे आपको कहे ना एनसीईआरटी पढ़िए, बाद बाकी जो है वो तो आपको हम दे ही रहे हैं, तो उसमें इधर उधर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर अगर अलग अलग राइटर की किताब आप पढ़ने जाते हैं तो काफी टाइम आपका वेस्ट होगा, उतना टाइम। कंफ्यूजन भी बढ़ता है। हाँ, तो इसलिए उसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा टाइम इधर उधर देने की जरूरत नहीं है। एकदम मतलब ना नेरो रहिए। बहुत ज्यादा बुक्स की मतलब कि बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत ज्यादा चीजों को नहीं पढ़ना है, लेकिन एक ही चीज को बार बार पढ़ना है। इस थॉट पे चलिए। बहुत ज्यादा अगर जमा कर लीजिएगा तो लिखना भी मुश्किल है। ज्यादा नॉलेज भी खतरनाक है, ठीक है। तो इसलिए एकदम मतलब कुछ चीजों पे स्टैंड रहिए और उसको बार बार रिपीट कीजिए, इसी थॉट पे चलना है। और बताइए आंसर राइटिंग में और क्या इशू हो रहा है? सर क्वेश्चन का ड्राफ्टिंग करने में इशू आ रही है। जैसे कि क्वेश्चन में आपने मार्क लगाया था, क्वेश्चन था कि evolution of India's environmental policies in safeguarding the human right of the indigenous communities affected by deforestation and land acquisition। तो सर स्टार्ट तो हमने ऐसे किया था कि गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारी इन्वायरमेंटल पॉलिसीज स्टार्ट की गई हैं। तो उस पॉलिसीज में जो इंडिजिनस राइट पर जो असर पड़े हैं उसको मैंने मतलब ऐसे कैटेगराइज किया कि उसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या क्या पड़ रहे हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या पड़ रहे हैं। क्योंकि फिर पॉलिसीज और तो जो भी काम करना वो तो करेंगे, पर जो भी नहीं कि वो जो भी पॉलिसीज जो राइट दिला ही रहे हैं उनके कम्युनिटी, उस तरीके से हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। तो आपने सर मार्क किया कि वहाँ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखना है, और एक जगह आपने बताया है कि सब है, तो समझ नहीं पाए वहाँ पर लिखना क्या है, हम पॉजिटिव अफेक्ट या नेगेटिव अफेक्ट ना लिखे। हाँ, मैंने कुछ चीजों को उसमें आपको रिकमेंड किया था उसको लेकर, ठीक है। हम लोग जैसे अभी बैठेंगे ना, मतलब हर क्वेश्चंस के बाद में, इसीलिए मैं आपका टाइम दे रहा हूँ सुबह रात में 9:30 से 15-20 मिनट बैठेंगे, ठीक है। उसमें ड्राफ्ट ही करेंगे, जो बैठेंगे ना उस पर ड्राफ्ट ही किया जाएगा। जो भी क्वेश्चंस देंगे वो ड्राफ्ट होगा, और जो भी मतलब कि आपको कंफ्यूजन होगा तो डायरेक्टली पूछ लीजिएगा, फिर नेक्स्ट डे उसको लिखिए। तो क्वेश्चन जो मॉर्निंग देने का था उसका हम टाइम शेड्यूल बदल देंगे। वो ऐसे भी मॉर्निंग में थोड़ा सा बर्डन हो जाता है, तो दोपहर के बाद आपको देंगे, उसको पढ़िएगा पूरा क्वेश्चंस को, आप भी अपने दिमाग में एक फ्रेम कर लीजिएगा, और उसके बाद फिर हम लोग जो है उसको शाम में करेंगे ड्राफ्टिंग, ठीक है। वैसे मेरा तो टारगेट ये है कि अभी कुछ दिन लिख लीजिए, लेकिन उसके बाद आपको लाइव लिखना होगा बैठ के। मतलब अगर 9:30 से हम कर देते हैं आपको 15 मिनट, 9:45 या 50 तक,
तो इसके बाद 9:50 से आप जो है 40 मिनट क्वेश्चन लिखने के लिए बैठ जाइए। ठीक है, डेली अभी लिख के और भेज। डाउट है। क्या बोले? यस सर। सर और एक डाउट है। बोलिए। क्वेश्चन था ना कि एनालाइज करना था, जो आपने थर्ड क्वेश्चन एनालाइज करना था इम्पैक्ट, मतलब इन्वायरमेंटल जो इफेक्ट वो ह्यूमन पर क्या इफेक्ट डाल रहे हैं, और ह्यूमन जो कर रहे हैं उसको इन्वायरमेंटल पर क्या हाँ, अफेक्ट तो हो रहा है। उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इम्पैक्ट आपको दिखाना है। ठीक है, ताकि एनवायरनमेंट का जो प्रभाव मतलब कि इस पे पड़ रहा है मानव पे, और मानव का जो प्रभाव एनवायरनमेंट पे पड़ रहा है, दोनों के नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, तो दोनों को लिखना होगा। सर अगर इन्वायरमेंट डिग्रेड कर रहा है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट मतलब होगा नहीं ना उतना। नेगेटिव इफेक्ट नहीं है सर नेगेटिव ही है, पॉजिटिव बोल रहे हैं कि पॉजिटिव तो नहीं होगा ना, अगर इन्वायरमेंट डिग्रेड ही कर रहा है तो। देखिए, जब एनवायरनमेंट के भी कई आपके जो हैं छेड़छाड़ के बाद में कई तरह, जैसे आपको सुनामी आता है, ठीक है, या फिर मान लीजिए आपको क्या बोलते हैं एनवायरनमेंट के कुछ इश्यूज होते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन के इम्पैक्ट हम लोग को देखने मिलते हैं, या सूखा, बाढ़। ठीक है, एनवायरमेंटल इश्यूज है ना ये। तो इस नजरिए से भी थोड़ा सा इसको देखने की जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं है, बैलेंस्ड वे की बात की जाती है। ठीक है, बैलेंस्ड वे की बात किया जाता है। जैसे अभी क्या बोलते हैं, अगर वातावरण सब कुछ अच्छा रहे, जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सा चीज है, जंगल है, बहुत ज्यादा जंगल है, वहां सबसे कॉमन बीमारी झारखंड में क्या है? मलेरिया है। झारखंड में सबसे ज्यादा जो प्रभावित होते हैं किसी रोग से, तो मलेरिया से होते हैं। ठीक है, तो मतलब हर चीज का जो है ना, मतलब ठीक है, एनवायरनमेंट के साथ आप रहते हैं, लेकिन अब उसको मैनेज करने के लिए हम लोग बाकायदा टीका, मच्छरदानी का प्रयोग करते हैं उसको। तो एनवायरनमेंट के साथ में वो बैलेंस्ड वे में रहना बहुत जरूरी है उसका। मान लीजिए जैसे आपको चले जाते हैं हम लोग ध्रुवीय प्रदेशों में, उसका क्लाइमेट वैसा ही है, लेकिन वहां क्या आदमी सरवाइव कर पाएगा? या वहां पेड़ लगाना हम शुरू कर देंगे, क्या सुटेबल रहेगा? क्योंकि वो लंबे समय से, लाखों सालों से कार्बन को स्टोर किए हुए है। ठीक है, पिघल गया तो फिर खतरनाक है। तो इन्वायरमेंट के भी जो है आप नेगेटिव इफेक्ट को ह्यूमन में दिखा सकते हैं। क्लाइमेट चेंज के साथ में जो पर्यावरण में बदलाव हो रहा है, इसके कई तरह के नेगेटिव इफेक्ट हैं, या फिर दूसरे तरीके से भी हैं। जैसे ज्यादा बारिश हो गया, कई तरह के जो है आपके जीव जंतु या फिर बीमारियां भी जो हैं वो जुड़े हुए हैं पर्यावरण से। सुभाष, और कोई क्लियर है ना? थोड़ा सा डाउट रह गया कि आपने तो बोल दिया कि इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, मतलब दोनों का ही आपस में एक दूसरे पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं। बिल्कुल। सर आपने वहाँ पर लिखा तो पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट, क्या सर इन्वायरमेंट डिग्रेड होने पर ह्यूमन पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकते हैं? ये मेरा सवाल था। क्या होने पर? सर इन्वायरमेंट डिग्रेड होने पर, मतलब अगर इन्वायरमेंट खराब हो रहा है तो क्या डिग्रेड होगा, ह्यूमन पर हाँ बिल्कुल। पॉजिटिव इम्पैक्ट कर सकते हैं? देखिए, अगर डिग्रेड होता है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट, अब एक जब एग्जांपल बताते हैं, मतलब कि सोचते हैं हम लोग इस पे थोड़ा सा। हम लोग डिग्रेडेशन को किस हिसाब से देखते हैं?
अमेरिका कहता है कि मेरे पास में 33% से बहुत ज्यादा वन है, ठीक है। ट्रंप का सोचना है कि नहीं भाई, क्लाइमेट चेंज तो मतलब हवा की चीजें हैं यार, ये तो डिस्कशन, कई साइंटिस्ट मानते हैं कि नहीं, क्लाइमेट चेंज तो होता ही नहीं है, ये तो इन्वायरमेंट अपने आप को बैलेंस करने के लिए करती है, अगर आप उसको कुछ खराब करते हैं तो खुद ब खुद वो बैलेंस करेगी अपने आप को। हम लोग शहरीकरण करते हैं, पेड़ों को हटा रहे हैं, ठीक है, हम लोग खनन कर रहे हैं, कोयला निकाल रहे हैं जंगलों को काट कर, या जैसे अभी छत्तीसगढ़ वाला जो केस आया था, ठीक है, या फिर जैसे बहुत सारे जंगलों को काटा जाता है संसाधन के लिए, उसमें सवाल ये है कि कौन कितना बेनिफिशियल है इसको लेकर, ठीक है। वही कहे ना, बैलेंस तरीका ये जरूरी, क्योंकि मानव को संसाधन का जरूरत है जीने के लिए, विकास के लिए मानव को संसाधन की आवश्यकता है। अब ये संसाधन की जो आवश्यकता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस जगह का एनवायरनमेंट, पेड़ पौधे, इन सबको जो हम काटेंगे या उसको कम करेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस इसी चीज में क्या प्राथमिकता होगी किस जगह पर, वही तय करता है कि इसका नेगेटिव और पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होंगे। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, संसाधन ज्यादा चाहिए, मानव को जिंदा रहने के लिए ज्यादा चाहिए। उस हालत में प्रकृति इतनी सफल नहीं है कि वो इतने लोगों को खाना सिर्फ जंगल से दे दे, तो उसके लिए हमको बाकायदा खेत बनाना पड़ेगा, और खेत बनाने के लिए जंगल काटना होगा। कृषि इसी तरह से आई ना, तो क्या वहां पर जो हम लोग एनवायरनमेंट को मतलब एक तरह से खत्म किए पेड़ पौधों को, तो क्या वो नेगेटिव इंपैक्ट रहा उसका? सुभाष। नहीं सर, इसलिए मैं पॉजिटिव करना, क्योंकि ह्यूमन को बैलेंस करना चाहिए। हाँ, तो इसीलिए प्राथमिकताएं हमारी क्या है ये तय करेगा, ठीक है। अब क्लियर है? जैसे कोई और सवाल है किन्हीं के पास में, बताइए। सर जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव का जो बात कर रहे हैं सर, जैसे अगर मान लीजिए पॉजिटिव पक्ष पे उसका दिखाना है, नेगेटिव पक्ष पे दिखाना है, तो फिर उसका निष्कर्ष किस में एंड करेंगे सर? उसका पॉजिटिव में कि उसका नेगेटिव में भी कुछ मतलब वोट डाल देंगे सर, उसका जो निष्कर्ष लिखेंगे उसमें? बैलेंस्ड वे में करेंगे ना, तभी तो हम लोग टारगेट किए हैं 33% वन का, फिर हम 50% क्यों नहीं कर सकते थे, 70% क्यों नहीं कर सकते थे? बैलेंस तरीका अपनाना है ना, जहां मानव के संसाधन में, इसीलिए तो एसडीजी आया ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्योरीज जो आया है, क्यों आया है कि संसाधनों का ऐसा उपयोग करना है कि वो सिर्फ इस पीढ़ी के लिए नहीं, आगे की पीढ़ी के लिए भी बचा रहे, मतलब जो प्राकृतिक संसाधन है उसको रीजनरेट करने का मौका देने की जरूरत है, समझे? तो बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए। अगर हम जंगल काट रहे हैं, जैसे अभी आपका सड़क काटा जाता है, तो बाकायदा जो कैंपा फंड के तहत में पेड़ लगाने का भी प्रावधान है, ठीक है। अब ये जो बैलेंस्ड अप्रोच है ना, जब हम उसको इतना ज्यादा एक्सेस यूज करेंगे कि वो रीजनरेट ही ना हो, तब वो खतरनाक हो जाएगा। एक्सेस यूज खतरनाक है, तो बैलेंस्ड अप्रोच का हमको जो है वहां पर कंक्लूजन देना है। आप एसडीजी को बता सकते हैं उसके तहत में डायरेक्टली, एसडीजी के साथ एंड कीजिए। और कोई सवाल है? सर एक और डाउट है सर, बोलिए। आप बोले थे कि हर एक सवाल पर आप शॉर्ट नोट्स बना दो, सर ये समझ नहीं आया था कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए हर एक सवाल पर। अच्छा, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं? वो आप आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सुभाष, क्या समझते हैं? आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है।
सर आप बोले थे कि हर एक सवाल का शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, वो समझ नहीं आया था। नहीं, सो कलामी का नहीं, हम कह रहे थे टॉपिक्स का। जो भी आपके पास टॉपिक्स हैं उसका शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा ना, उस पे आप बेसिकली कीवर्ड लिखना है। 1 मिनट में दिखाता हूँ, वेट। मतलब जैसे इतना लंबा जो आपका सिलेबस है, थोड़े ना याद कर पाइएगा या रिवीजन हो पाएगा, तो शॉर्ट नोट्स जो है ना वो कारगर होते हैं। 1 मिनट। जैसे ये बेसिक स्ट्रक्चर वाला है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशंस का। तो जैसे इसमें क्या था वो मैंने दे दिया, इसको और छोटा किया जा सकता है, ठीक है, इसको और छोटा किया जा सकता है। उसके बाद में केशवानंद भारती से पहले कौन कौन केस हुए हैं, तो उसका एक इंट्रो छोटा छोटा, ठीक है। उसके बाद केशवानंद भारती केस में क्या हुआ, तो उसको एक फ्लो चार्ट में हम लोग दिखा दिए कैसे पहुंचा। उसके बाद क्या निर्णय आया, उसको पॉइंट टू पॉइंट, प्रमुख कानूनी मुद्दे क्या था, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, उसके मुद्दे, केस के मुद्दे क्या थे, ठीक है, निर्णय क्या हुआ, निर्णय का सार क्या है, ठीक है, अन्य निर्णय जो इसमें ही दिए गए उसको लेकर, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, चुनौतियां क्या हैं, पॉइंट टू पॉइंट है, इसका आवश्यकता क्यों पड़ा, ठीक है। और चाहे तो कंक्लूजन को भी जो है आप लिख के रख सकते हैं। तो इस तरह से शॉर्ट नोट्स दिया। अब इसको क्या है कि हम एक बार देखेंगे तो याद हो जाएगा, अच्छा ये चीजें हैं। अब क्वेश्चन जैसे आएगा उसके अकॉर्डिंग हम उस पर प्लेस करते जाएंगे अपना कंटेंट को, ठीक है। मतलब हमारे पास जैसे होता है ना, जैसे सिंपल सा तरीका होता है कि हमारे पास कंटेंट है। अब क्वेश्चन जैसे आया उसके हिसाब से फॉर्मेटिंग करेंगे और अपने पास में जो कंटेंट है उसको लगाते जाएंगे डिजाइन में। जैसे मान लीजिए आपके पास जैसे आपका होटल में जाते हैं, उसके पास जो ग्रेवी है वो एक ही टाइप से है, ठीक है, सब जो है अलग अलग टाइप से है उसमें। वो क्या करेगा, एक ही ग्रेवी में जो है आप उसको कुछ भी मांगेगा उसी में तल के दे रहा है, बस वो उसका स्वाद अलग हो जाएगा, उसके हिसाब से कुछ कुछ चीजें मिला देगा, बस वैसे ही है। आपके पास कंटेंट सेम है, बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप उसको पुट करते जाइएगा स्ट्रक्चर में। जैसे ड्राफ्ट कीजिएगा उसी स्ट्रक्चर में आपका जाएगा वो। जैसे आप लोग का जैसे साइंस वाला सब्जेक्ट है, तो जैसे आप मान लीजिए एसिड रेन लिख रहे हो, तो एसिड रेन लिख रहे हो तो बताइए भाई, एसिड रेन आपका जो है जैसे सल्फर, ठीक है, किससे किससे निकलता है, आप उसको दिखा दिए, सल्फर से फिर दिखा दिए H2O से मिला तो ये आपको H2SO4 बन गया। अब इससे क्या नुकसान होगा, तो आप उसका नुकसान को दिखा दिए, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर बन गया, इसके लिए उपाय क्या है, तो उपाय दिखा दिए आप, नेशनल इंटरनेशनल और आपको स्थानीय स्तर पे क्या किए जा सकते हैं, अब उसको अलग अलग बता दिए। फ्लो चार्ट में ही आप इसको शॉर्ट नोट्स तैयार कर ले सकते हैं, सिंपल सा। उसी तरह से नाइट्रोजन ऑक्साइड का भी आप लिख दीजिए इसी में, सोर्सेस क्या है नाइट्रोजन ऑक्साइड H2O के साथ मिला HNO3 बना, ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, फिर इसको इसके साथ में जोड़ दीजिए जो आपका मेजर्स हैं या जो भी समझौता है या जो भी आपके सरकारें कर रही हैं नेशनल इंटरनेशनल स्तर पे, तो फ्लो चार्ट में आपका वो तैयार हो गया। तो किसी भी तरह से शॉर्ट नोट्स बनाया जा सकता है। शॉर्ट नोट दैट मीन जो है आपका ऐसा नोट्स जिसको आप रिवीजन कर पाए एग्जाम के टाइम से पहले, क्योंकि लॉन्ग नोट्स याद नहीं होंगे, तो टॉपिक टू टॉपिक वो बना लेना चाहिए।
और अपना मतलब लाइव लिखने के लिए तैयार रहे, अगले सप्ताह तो नहीं लेकिन उसके अगले सप्ताह से जो है ना वो बैठ के लिखिए, वीडियो ऑन करके बैठ के लिखिए, ठीक है। अगले सप्ताह नहीं, उसके बाद वाले सप्ताह से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तब तक थोड़ा सा वार्म अप हो जाइए, लिखना स्टार्ट कर लीजिए। आप 2 पेज लिखिए, 3 पेज लिखिए, कम से कम पढ़ के आइएगा, हम ड्राफ्ट कर देंगे और उसके बाद बैठ के लिखिएगा। और किन्हीं को कोई सवाल है तो बताइए। हरिंदर बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो क्वेश्चन आया है सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे यूपीएससी में, जैसे उसमें मोस्ट इंप्रेसिव फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में है सर, और एक ओरिजिन है, तो उसका हम इंट्रो सर एक ही तैयारी करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसमें इंट्रो डालेंगे सर। क्वेश्चन के हिसाब से इंट्रो रहेगा ना, लेकिन आप चाहे तो कोट एक ही कर सकते हैं, ठीक है। कोट अगर किसी हिस्टोरियन का देखते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग रखिए तो वो भी ठीक है। इंट्रो एक नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ कुछ स्टेटमेंट, कुछ लाइंस जरूर एक हो सकते हैं। हर एक इंट्रो निर्भर करता है आपके सवाल पे। हाँ, कंक्लूजन चाहे तो दोनों का एक रखा जा सकता है। जी सर। और जहां तक देखिए 2-3 चीजें ध्यान रखिए, कोशिश कीजिए एक कोट हर एक के लिए याद रख लीजिए, कम से कम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है। और स्टार्टिंग उसी से कीजिए। और बताइए। इन्वायरमेंट वाले क्वेश्चंस में थिंकर या फिर फिलोसफी जो करते थे या फिर हिस्टोरियंस का कोट लिख सकते हैं, या फिर वो नहीं लिखना चाहिए ना लिख इन्वायरमेंट सकते, वाले सवाल में? ना बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर उसका इम्पोर्टेंस के साथ में किसी का थॉट है तो क्यों नहीं लिखा जा सकता, क्या इशू है इसमें, बल्कि वो अच्छा रहेगा। तो सर उस कोट को कंक्लूजन में रखना अच्छा रहेगा। इंट्रो से स्टार्ट कीजिए, उसी से, ठीक है सर। ठीक है। जैसे एलपी विद्यार्थी का ही है, एक बुक है पहाड़िया लोगों के साथ में मैन एंड समथिंग, एक मिनट, मतलब नेचर के साथ में ना मैन का किस तरह से इंटरकनेक्शन है, रिलेशंस हैं, उसको लेकर उनका। अच्छा हाँ, इंट्रोडक्शन द सेक्रेट कॉम्प्लेक्स एंड नेचर मेन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये उनका कॉन्सेप्ट है। तो अब इसके द्वारा जो है आप उसको दिखा सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट के साथ भी आप उसको में मतलब ह्यूमन और नेचर के रिलेशन को बता सकते हैं, तो ये भी कर सकते हैं, नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स।
अल्पी विद्यार्थी, ठीक है। तो इस तरह की चीजों को भी लिख सकते हैं आप, और वो अच्छा भी रहेगा। नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स, मेनली माल पहाड़िया के संदर्भ में ये है। ओके उनका थॉट है कि किस तरह से ह्यूमन बीइंग नेचर के साथ में रिएक्ट करता है, उसको लेकर है। जैसे झारखंड में कई कम्युनिटीज हैं जो फसलों की पूजा करते हैं, ठीक है, अलग अलग फसल की, मतलब सिर्फ खेत का नहीं, अलग अलग फसल का। और बताइए, और कोई सवाल है? ठीक है, तो लिखना कल से फिर जो है ना स्टार्ट कीजिए, और डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे, मतलब थोड़ा सा शुरुआत में हो सकता है मुश्किल हो नए लोगों को, बाद में लिख लीजिएगा। और लिखना बहुत ज़रूरी है, जब तक लिखिएगा नहीं, देखिए तीनों चीज़ें साथ चलनी चाहिए। सुनना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और लिखना बहुत ज़रूरी है। तीनों ही चीज़ें जब तक आपका एक साथ नहीं चलेगा, तब तक आप किसी भी कॉन्सेप्ट पे कमांड नहीं बना सकते। कई बार चीज़ें हम सुन के ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। जैसे आज वाला जो वीडियो डाले हैं ज्योग्राफी वाला, मतलब कितने अच्छे से उसको समझा दिया है झारखंड के, मतलब जियोलॉजिकल हिस्ट्री को, बहुत सुंदर तरीके से। कई बार होता है चीज़ें पढ़ के समझ में आती है, और कई बार इन दोनों से भी समझ में ना आए, लिखने के बाद समझ में आता है और याद रहता है। तो तीनों चीज़ों एक साथ में चलनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा कंप्लीट कर लेंगे फिर लिखेंगे, इतना टाइम नहीं है किसी के पास में। ना आपको एग्जाम समय देने वाला है, ना आपका ही टाइम आपको समय देने वाला है। तो आपको फास्ट चलना होगा और थोड़ा प्रेशर में रहना होगा, तभी जाकर होगा। आपके सॉफ्ट जोन से बाहर आइए। दुनिया कंपटीशन का है, आपको आसानी से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ये भूल जाइए कि आपको तस्करी में कुछ मिलने वाला है। आपको बहुत कुछ सेक्रीफाई करना होगा, तब जाकर आप अचीवमेंट पाइएगा। ऐसे नहीं मिलेगा, नहीं तो लाखों की भीड़ है, ठीक है, कोई मतलब नहीं बनता है किसी भी चीज को लेकर। हर कोई, आप नहीं कोशिश करेंगे, कोई और कोशिश कर रहा है, कोई और पहले से इसके लिए तैयार हो रहा है। किसी का बैकग्राउंड पहले से बेसिक्स को लेकर बहुत अच्छा है, फर्स्ट टाइम निकाल लेते हैं। कुछ का बेसिक अगर खराब है तो उनको थोड़ा स्ट्रगल लगता है। तो हर एक के लिए मतलब अपॉर्चुनिटीज अलग अलग टाइम पे आती हैं। आपको समय देना होगा, आपको चीजों को बेहतर बनाना होगा, और टाइम को अपने फेवर में मोड़ना ही होगा। आप नहीं कीजिएगा, कोई और कर रहा है, और वो लेके चल जाएंगे। बाद में हम सिर्फ इतना सोचते हैं कि थोड़ा सा और कर लेते हैं। ये जो मतलब सक्सेस और फेल्योर का जो मार्जिन है ना, ये बहुत बारीक सा धागा है, ठीक है। तो कदम जब रखिए तो इतना मजबूत होना चाहिए हर कदम, कि निशान बाद में भी आप देख सके अपना पैर का, कि हाँ हम शुरुआत किए थे तो वहां इस समय ऐसा था। इतना मजबूत कदम होना चाहिए। ठीक है, चलिए कल से स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। ओके, गुड नाइट। कोई और सवाल तो नहीं है किसी के पास? अच्छा, जो हम डिलीवर करना चाहते हैं वो समझ में आता है, मतलब समझ में आ रहा है सब कुछ? हाँ सर। सुभाष, मेरी बातों से सेटिस्फाई है? यस सर। ठीक है, ओके, चलिए। कोई भी सवाल होगा ना, मतलब हम अगर आंसर राइटिंग मतलब सिर्फ आंसर राइटिंग नहीं होता है मेरे साथ में। आप उतना ही कनेक्ट होते हैं जितना आप किसी क्लास में रहते हैं, क्योंकि आपका हर किसी का प्रॉब्लम अलग होगा। किसी का कंटेंट रिलेटेड इशू हो सकता है, किसी का जो है फॉर्मेटिंग में इशू हो सकता है, किसी का कुछ और इशू हो सकता है। वो सिर्फ पेपर में मतलब मेंशन कर देने से शायद चीज़ें ना सुधरे। किसी का कोई होता है जिनका राइटिंग स्किल बहुत अच्छा हो, लेकिन कंटेंट रिलेटेड इशू हो सकता है उनके साथ में।
तो हर किसी की समस्याएं बिल्कुल अलग होंगी, अलग अलग तरीके से होंगी। लेकिन इतना जरूर है कि आप मतलब कम चीज़ों को पढ़िए, बार बार पढ़िए और लिखिए, और जो समस्याएं होती हैं वो डायरेक्टली पूछ लीजिए, उसमें हेजिटेशन बिल्कुल नहीं रखना है किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है। और अगर कोई सजेशन देना है तो आप दे सकते हैं, उसके लिए भी आप फ्री हैं, कोई रोक टोक नहीं है। एक्चुअली में हम टीचर अपने आप को नहीं ये विजुलाइज करते हैं, ठीक है, आप ही लोग के साथ में है, एज अ मेंटर ही है। बस ये है कि हो सकता है किसी सब्जेक्ट में आप मेरे से ज़्यादा जानते हो, संभव है इस बात को लेकर, लेकिन उसको किस तरह से लिखना है या क्या करना है या कहाँ से पढ़ना है या उसको कैसे तैयार करना है, बस ये थोड़ा सा काम मेरा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया अभी विद्यार्थी की किताब के बारे में, हो सकता है आप उसको नहीं जानते हो, लेकिन अब आप उसको देखिएगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा, आप उसको इंटरलिंक कर पाइएगा। तो बस इतना सा ही अंतर होता है। ठीक है, चलिए, गुड नाइट। गुड नाइट सर।